ये इंटेंट तो बहुत क्लियर था भारत सरकार का, काफी सालों से है कि कुछ भी होगा हम रिटेलिएट जरूर करेंगे। करेक्ट। तो आई एम सरप्राइज कि मार्केट उस हिसाब से करेक्ट नहीं हुआ। जी। आई कैन अश्योर यू 80 से 90% क्लाइंट होंगे जिनका म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा पैसा बना है। मैं जब डिप आएगा या कोई बड़ी खबर आएगी तब पैसा डालूंगा, तब तक बाहर रखता हूँ। आई थिंक आप मिस आउट कर जाएंगे। तो ये फोमो इफेक्ट के चक्कर में बहुत सारे लोग पैसा लगाना चाहते हैं, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? यंग इन्वेस्टर्स जो नया स्टार्ट कर रहे हैं उनको शुरुआत में पहले म्यूचुअल फंड में अपना सिक्योर योर हाउस। टाटा मोटर्स इज वन स्टॉक व्हिच वी एडेड, मैं काफी खरीदा है। टाटा टेक्नोलॉजीज इज अनदर स्टॉक इट्स नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल, which is why we're buying it. So no, actually, what should be the portfolio like for the people who have got an opportunity of investing rather than giving taxes now? You need a lot of money to start investing. myth. Fixed deposits are always safe. Gold versus equities versus silver. दूसरी जहां तक सवाल है म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में खुद करना चाहिए या किसी फंड मैनेजर को दे देना चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ शेयरों की बात एक्सपर्ट्स के साथ। और हम इस बार फिर से बातचीत करेंगे मार्केट्स की, म्यूचुअल फंड्स की, और आपके इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या होना चाहिए जब अनसर्टेनिटी जो है वो उसके बीच हम कारोबार करते हैं या इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर रजत शर्मा, ही CEO एंड फाउंडर ऑफ सना सिक्योरिटीज। रजत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। थैंक यू गीतू। रजत, ये बताइए, हाउ आर मार्केट्स ट्रीटिंग यू एंड हाउ आर यू अप्रोचिंग मार्केट्स इस समय? पहले ट्रम्प के टैरिफ्स की मार थी, उसके बाद हम थोड़ा सेटल होने लगे, थोड़ा बहुत रिकवर किया, लेकिन अब एक बार फिर पहलगाम अटैक के बाद LOC पे टेंशन है। उसकी भी कहीं सरसराहट हमारे बाज़ारों में तो है, लेकिन हम होल्ड कर रहे हैं अपनी लेवल्स 24,000 की लेवल के ऊपर एज फार एज द निफ्टी इज कंसर्न। पर ऐसे वोलेटाइल मार्केट में जो निवेशक होते हैं वो थोड़े परेशान हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। क्या मार्केट नीचे जाएगी, क्या मार्केट ऊपर जाएगी, क्या बैड न्यूज़ डिस्काउंटेड है प्राइस में, हमको अपने पोर्टफोलियो को कैसे रीशफल करना है, कैसे रीबैलेंस करना है, ये सब सवाल जो है हमारे निवेशकों के दिमाग में होते हैं। तो आप इस बाजार को और अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस समय? बिल्कुल गीतू, अगर आप मुझे से पूछें, मेरे ही काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिनके दिमाग में बिल्कुल यही सारे सवाल हैं। आई थिंक सबसे बड़ा सवाल तो यही है, गिवन दैट ये जो आप अनसर्टेनिटी कह रहे हैं और बात तो लड़ाई की हो रही है और वॉर की हो रही है, इस माहौल में इन्वेस्टमेंट्स को क्या करना चाहिए? कुछ बेच के चलना चाहिए या कुछ पैसा साइड लाइन्स पे रखना चाहिए? मेरा ये मानना है रखना चाहिए, बट मैं एक इसमें कैविएट दे देता हूँ दैट मार्केट हमेशा अनसर्टेनिटी के टाइम बहुत अच्छा होता है इन्वेस्ट करने के लिए, और जब एक्चुअल इवेंट हो जाता है तो उस टाइम वो उतना रिएक्ट नहीं करता। प्रॉब्लम इस टाइम ये है कि जितनी अनसर्टेनिटी है अराउंड टेंशंस और व्हाटएवर, उसके हिसाब से बाजार नीचे आया नहीं। मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि अटैक के बाद नीचे आएगा और उस टाइम पे आपको थोड़ा सा बेच लेना चाहिए और थोड़ा सा पैसा साइड लाइन्स पे रखना चाहिए, मतलब अपनी इक्विटी एलोकेशन को थोड़ा कम कर लेना चाहिए। जो कि टू बी ऑनेस्ट हमने थोड़ा किया भी है, लेकिन आई एम सरप्राइज कि बाजार गिरा नहीं इसके बाद। मेरा ये मानना था कि जब वो टेरर अटैक हुआ या जब भी अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई, ये इंटेंट तो बहुत क्लियर था भारत सरकार का, काफी सालों से है कि कुछ भी होगा हम रिटेलिएट जरूर करेंगे। करेक्ट। तो आई एम सरप्राइज कि मार्केट उस हिसाब से करेक्ट नहीं हुआ। मेरा ये मानना है कि अगर कुछ स्कर्मिश होती है या किस स्केल पे रिटेलिएशन होता है उसके हिसाब से मार्केट डिप करेगा, लेकिन वो करेक्शन बहुत तेज होगा और बहुत तेज बाजार ऊपर भी आएगा। तो अगर आप उस हिसाब से वेट करके चलेंगे कि अगर मैं जब डिप आएगा या कोई बड़ी खबर आएगी तब पैसा डालूंगा, तब तक बाहर रखता हूँ, आई थिंक आप मिस आउट कर जाएंगे। बिकॉज ये शुरू से एक चीज जो अंडरस्टैंड करने वाली है कि मार्केट हमेशा अनसर्टेनिटी पे गिरता है और एक्चुअल न्यूज पे उसको इतना फर्क नहीं पड़ता। अभी पूरा फैक्टर्ड इन है कि ये होगा, तो उसकी वजह से आप अपने पोर्टफोलियो में कोई एलोकेशन में चेंज करें। अगर आप थोड़ा बहुत कैश बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, बट मैं जैसा सुन रहा हूँ सब कुछ बेच दो, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स बेच दो और पैसा लेके बैठो, नॉट बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से तो नहीं। ओवरऑल वैल्यूएशंस टू द एक्सटेंट अभी जिस हिसाब से मार्केट तेज ऊपर गया है और वैल्यूएशन थोड़े बड़े हैं, उसके हिसाब से अगर आपको लगता है कुछ स्टॉक से निकल जाना चाहिए, वो एक बात अलग होगी। बट बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी मुझे नहीं लगता
आपको मौका मिलेगा कि बाजार बहुत तेज करेक्ट हो और वहां पे आप खरीद लें, आई डाउट इट। हम्म, और अभी तो काफी लोगों को मैं देख रहा हूँ वो पुट ऑप्शंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि, और वो आई थिंक वो सारा अपना पैसा खराब करेंगे बिकॉज वो सब पुट ऑप्शन का प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा, और इसीलिए बिल्कुल बेकार का आइडिया है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बेच के थोड़ा बहुत, इफ यू वांट टू कीप थोड़ा बहुत पैसा साइड पे, वो ठीक है। हम्म। ऐसे टाइम्स पे जब आपने जैसे कहा कि क्विक रिकवरी हमने मार्केट्स में देखी है, तो एक बार फिर फोमो इफेक्ट जो है ना वो लोगों में आ गया है कि ओहो हमने तो ये जो रिकवरी आई है इसको मिस कर दिया, ये रैली मिस कर दी। 2200-2500 पॉइंट की रिकवरी हमने निफ्टी में देखी है। तो ये फोमो इफेक्ट के चक्कर में बहुत सारे लोग पैसा लगाना चाहते हैं। आप उन्हें क्या सलाह देंगे कि ये सही समय है पैसा लगाने का डायरेक्टली इनटू द स्टॉक्स, या फिर थोड़ा सही रहेगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए जाएं, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स जो है प्रोफेशनल्स होते हैं जो हैंडल करते हैं सिचुएशंस को, एंड दे आर मच मोर बेटर इक्विप्ड टू टेक केयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट्स। तो इस समय क्या है, ये मौका है या फिर धोखा है मार्केट में एंट्री के लिए? देखिए, अगर आप कभी भी कोई डेटा उठा के देखें प्रीवियस बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स, पहले तो मैं उस पे आऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं फोमो मार्केट में हमेशा होता है जी। तो आज से 6 महीने पहले था। मैं ऐसे इन्वेस्टर्स को जानता हूं जो पिछले 4-4, 5-5, 6-6 साल से वेट करें, ये समय ठीक नहीं है, ये समय ठीक नहीं है, कोविड का समय ठीक नहीं था, रशिया यूक्रेन की लड़ाई का समय ठीक नहीं था, अभी पता नहीं इंडिया पाकिस्तान के साथ क्या हो जाए, वो समय ठीक नहीं है। आई थिंक वेट करने में ज्यादा पैसा खराब होता है एक्चुअली। आप आज इन्वेस्ट करके रख दो, 4-5 साल बाद सब ठीक हो ही गया होगा। ओवरऑल वैल्यूएशन देखो, मार्केट घूम घूम के वहीं पे आता है वापस। सो ये तो पहली चीज। दूसरी, जहां तक सवाल है म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में खुद करना चाहिए या किसी फंड मैनेजर को दे देना चाहिए, ये डिपेंड करता है आप किस टाइप के क्लाइंट हैं। अगर आप इमोशनली काफी स्ट्रांग हैं, स्टेबल हैं, तो आई थिंक स्टॉक्स के थ्रू जाना इज अ गुड आइडिया। बट मैं सबको यही बोलता हूँ जो स्टार्ट कर रहे हैं या जो सीजनड इन्वेस्टर्स भी हैं, कि व्हाट्स द, हम दोनों करने में क्या खराबी है। मतलब अगर आप अपना थोड़ा पैसा स्टॉक्स के थ्रू मार्केट में डालें, थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू मार्केट्स में डालें, आप 2-3 साल में कंपेयर कर लो आपका पैसा ज्यादा कहाँ बन रहा है। इनवेरिएबली जितने भी क्लाइंट्स को मैं कंसल्ट करता हूँ और जिनका भी पोर्टफोलियो मैं देखता हूँ, अगर उनको मैं बोलूँ अपना 3 साल का डीमैट स्टेटमेंट उठा के देख लो या 5 साल का उठा के देख लो और देखो ईयर ऑन ईयर क्या कैपिटल गेन दिया है या ईयर ऑन ईयर उसमें कितना पैसा बना है, और 5 साल से जो म्यूचुअल फंड खरीद के रखे हुए हैं उसमें कितना पैसा बना है, आई कैन अश्योर यू 80 से 90% क्लाइंट होंगे जिनका म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा बना है। क्योंकि इसके भी 2 रीजन है। म्यूचुअल फंड अंदर ही अपने जो भी कर ले उस पर कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं लगता। बिल्कुल। सो दे कैन, वो बिजनेस साइकिल्स को ज्यादा अच्छी तरह प्ले कर सकते हैं, उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का एडवांटेज है। दूसरा, वहां पे इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है। कितना ही सीजन्ड इन्वेस्टर क्यों ना हो, उसके पोर्टफोलियो में 3-4 साल में काफी कूड़ा इकट्ठा हो ही जाएगा। क्योंकि हाँ, कूड़ा बिल्कुल। जैसे अगर आपने 10-12 अच्छे स्टॉक्स खरीदे, तो जब किसी में बहुत प्रॉफिट हो गया उसको बेच के आप कोई 2-3 स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, कोई छोटे मोटे जो 1 का 10 हो जाएगा, वैसा कुछ ना कुछ ले लोगे और वो 1, 2, 3, 4 करके स्टॉक्स बढ़ते जाएंगे। म्यूचुअल फंड में वो नहीं होगा, और यही स्टॉक्स हैं जिनसे आपका ओवरऑल अल्फा खराब होता है। आपका ओवरऑल अल्फा कभी वो स्टॉक्स जो नहीं भी चल रहे लार्ज कैप स्पेस में, चाहे इन्फोसिस हो, टाटा मोटर्स हो, आईटीसी हो, इनकी वजह से नहीं खराब होगा। इट विल ऑलवेज बी वो स्मॉल मिड कैप छोटे स्टॉक्स जो 100 रुपए के लिए 30 रुपए के रह गए, जो न्यूज बेस्ड आपने खरीदे। क्योंकि बेचना ज्यादा मुश्किल होता है स्टॉक को, तो आदमी वो लेके फिर पकड़ के बैठा रहता है और उसकी प्राइस कभी वापस आती नहीं है। मेरा ये मानना है दैट यंग इन्वेस्टर्स जो नया स्टार्ट कर रहे हैं, उनको शुरुआत में पहले म्यूचुअल फंड में अपना सिक्योर योर हाउस, अपनी एसआईपी स्टार्ट कर लें। जो म्यूचुअल फंड्स खरीदने हैं वो खरीद लें, अपने आप जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है करें, और 3-4 साल देखें उसमें कहाँ आपका ज्यादा पैसा बन रहा है। यू विल योरसेल्फ गेट अ गुड आइडिया। क्योंकि मैं कितना भी बोलूं, लोग अपने आप अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, दे वांट टू बर्न देयर फिंगर्स बिफोर दे डिसाइड। तो वो खुद एक बार ही करके अपने हाथ जला के ही सीखेंगे। और कूड़े की बात तो आपने की, बिकॉज जंक स्टॉक्स तो हो ही जाते हैं एक्यूमुलेट पोर्टफोलियो में, और साथ साथ में इम्पल्सिव बिहेवियर भी होता है कि मतलब स्टॉक थोड़ा चला तो निकाल देते हैं, हालांकि उसमें बहुत पोटेंशियल होता है। लाइक म्यूचुअल फंड्स की स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म, दे रीबैलेंस, दे हैव टू रीबैलेंस, बट जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं, थोड़ा सा भी मुनाफा हो जाता है तो निकालने की कोशिश हम करते हैं, और थोड़े से भी गिरते हैं तो हम डर के बेच देते हैं। इज दैट वन ऑफ द रीजंस? दैट इज द बिगेस्ट रीजन। और ये मैं
कई बार बोल चुका, काफ़ी सारे ओवर द इयर्स इंटरैक्शंस में अपने क्लाइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर चुका। आप नोट करोगे कि 10 में से जो 5-6 स्टॉक आपके बहुत तेज चलते हैं, आप उनको 20, 25, 30%, 40% की प्राइस अप्रिसिएशन अगर एक साल में हो, तो उसके बाद बहुत से रिटेल उसको बेच देते हैं और उसके प्रॉफिट से वो खरीदते हैं वो स्टॉक जो नहीं चले। कोई स्टॉक जो 100 रुपए का लिया वो 50 का हो गया, उसको उस पर एवरेज करेंगे कि वो स्टॉक चल गए, उनको बेच के ये खरीद लेते हैं। चांसेस आर जो स्टॉक आपके चल रहे हैं उनको और खरीदना चाहिए, और जो नहीं चल रहे उनको बेच के उनका पैसा इसमें डालना चाहिए। लोग करते हैं उल्टा। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे आज से कोई 3-4 साल पहले मैंने लुपिन का स्टॉक खरीदा था 650-700 रुपए में। बहुत अच्छा स्टॉक है, और वो 1400-1500 रुपए का हुआ। मैं ही जानता हूँ, मेरे 2-3 क्लाइंट्स ने उस स्टॉक को बेचा जिनके लिए मैंने इन्वेस्ट किया था। मैंने नहीं बेचा, और काफी मेरे क्लाइंट्स हैं जो बिल्कुल मेरे कहने पे कर रहे हैं, उन्होंने नहीं बेचा। वो 1800-2000 हमने अभी भी नहीं बेचा, 2100 रुपए के आसपास है, हमें अभी भी वो ठीक लगता है। लेकिन काफी क्लाइंट्स ने उस स्टॉक को बेचा और उनको बेच के और छोटे फार्मा के या दूसरी कंपनियों के स्टॉक्स खरीद लिए। आप हमेशा देखोगे जो स्टॉक चलना शुरू होता है वो फिर 30-40% पे नहीं रुकता, वो फिर बहुत चलता है। लोग उसमें से जल्दी दे सेल देयर विनर्स टू अर्ली, उनको जल्दी बेच देंगे और उसकी जगह वो ले लेंगे वही स्टॉक्स जो नहीं चल रहे और वो आगे भी नहीं चलेंगे। जो स्टॉक 3 साल में नहीं चला वो चांसेस है आगे भी नहीं चलेगा, और जो 3 साल से चल रहा है वो काफी लंबे टाइम तक चलता रहेगा। नॉट इन 100% केसेस, बट मेजोरिटी रूल यही है। टैक्टिकल वर्सेस कोर पोर्टफोलियो, इसके बारे में समझना चाहूँगी, बिकॉज इन्वेस्टर्स जो है बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं टैक्टिकल कॉल्स को। उनको सेग्रीगेट करना नहीं आता कि टैक्टिकल कॉल्स कब काम कर सकती है और कोर पोर्टफोलियो क्या होता है। सो अगर आप समझा पाए टैक्टिकल वर्सेस कोर पोर्टफोलियो, तो इसमें क्या पॉजिटिव्स है? सी फर्स्ट आई थिंक आपको समझना पड़ेगा कि कोर पोर्टफोलियो होता क्या। कोर पोर्टफोलियो इज मेड आपका लॉन्ग टर्म एक होराइजन देख के कि मेरे को 10 साल बाद ये गोल अचीव करना है, 15 साल बाद इतना कॉर्पस चाहिए, आज मेरी सैलरी इतनी है या मैं इतना कमाता हूँ, मुझे आज से 15 साल बाद 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है, तो मैं कितना हर महीने इन्वेस्ट करूँ, मेरा SIP प्लान क्या होना चाहिए, या मेरे को कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए। उसके हिसाब से आपका कोर एलोकेशन होता है जिसको आप चेंज नहीं करते 10 साल में। इन एडिशन आई थिंक 10 से 15% डिपेंडिंग ऑन आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का साइज क्या, आपको पहले ही इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। एक डिसाइड करना पड़ता है कि 15 से 20% के करीब मैं अपना कैपिटल जो है उसको टैक्टिकली एलोकेट कर सकता हूँ। टैक्टिकली मतलब वो पोर्टफोलियो जिसको आप हाई रिस्क ले सकते हैं, जिसको आप चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। कोर पोर्टफोलियो तो वैसे ही चलता रहेगा। अगर मैं अभी आपको करंट मार्केट एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करूं, तो काफी सारे सेक्टर्स, काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अगेन कोर सेक्टर के, नॉट कोर पोर्टफोलियो, कोर सेक्टर के। कोर सेक्टर्स आपके हुए बैंकिंग, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल्स, IT, इन सेक्टर्स के हैं, बट किसी ना किसी वजह से उस सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं आजकल। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आजकल IT के स्टॉक्स नहीं चल रहे, काफी सस्ते वैल्यूएशन पे। आपके पास इन्फोसिस और कोफोर्ज और एम्फोसिस और विप्रो और TCS, ऐसे स्टॉक्स हैं। और इन्फोसिस टाइप के जो 3% का डिविडेंड हो गया, उनका डिविडेंड डील हो गया, तो ये मतलब काफी अभी सस्ते हैं बिकॉज ऑफ पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वजह थी, अब US में स्लो डाउन कुड बी द रीजन। बट ये सेक्टर्स आर कोर सेक्टर्स, कहीं जाने वाले नहीं है। तो आप जो अपना 15 से 20% टैक्टिकल एलोकेशन रखते हैं, उसका किसी ऐसे सेक्टर में 2 से 3 साल के लिए डाल के छोड़ सकते हैं जब तक ये वापस अपने हिस्टोरिक मल्टीपल पे वापस आता है। सिमिलरली अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं, तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक ट्वीट भी किया था और काफी एक शो में भी बोला था। टाटा मोटर्स एक स्टॉक है जो हमें भी बहुत पसंद है, बिकॉज 6 के प्राइस एंड मल्टीपल के नीचे मिल रहा है। बहुत ही अच्छी कंपनी है। जितना ज्यादा रिएक्ट करी है US में वो टैरिफ्स लगाने के बाद, उतना रिएक्ट करना नहीं चाहिए था। सिर्फ 14% रेवेन्यू अमेरिकन मार्केट से आता है, वो भी इसलिए क्योंकि 75% जो सेल है, 65% जो सेल है वो जैगुआर लैंड रोवर की है। Correct. और जैगुआर लैंड रोवर का 25% सेल US में होता है। उन्होंने US में भेजना बंद कर दिया, तो ओवरऑल टाटा मोटर्स पे 65% का 25%, अराउंड 14% के करीब इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है। 1100-1150 रुपए से गिर के अभी 600 रुपए तक आ गया था। तो मैंने उस टाइम रेकमेंड किया था कि अगर ये 600 से बढ़ के 1100 अगले 3 से 4 साल में भी जाता है, अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई अगले 4-5 साल में भी अचीव करता है, तो भी आप 24-25% ईयर ऑन ईयर बनाएंगे। दिस इज योर टैक्टिकल एलोकेशन, जिसमें आप थोड़ा हाई रिस्क कैपिटल डाल सकते हैं टाइम टू टाइम।
इसमें रिस्क यही रहता है दैट समटाइम्स जब आप उसी में कोर सेक्टर्स के बाहर जाते हैं तो कुछ कंपनियां परमानेंटली डैमेज कर सकती हैं, क्योंकि दिस इज हाई रिस्क कैपिटल. विद इन टैक्टिकल एलोकेशन भी आप चूज कर सकते हैं कि आप कितने सेफ स्टॉक्स या सेक्टर्स में जाना है. सो दिस इज एंटायरली क्लाइंट स्पेसिफिक, बट टू एक्सप्लेन, कोर पोर्टफोलियो मतलब जो आपका चलता रहेगा 10-15 साल, उसमें आप कोई चेंज नहीं करेंगे. टैक्टिकल एलोकेशन मतलब टाइम टू टाइम, और और उसको भी एज एन इन्वेस्टर, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आप टैक्टिकली भी कोई एलोकेशन ले रहे हैं तो उसका 3 से 4 साल का व्यू तो होना चाहिए, या 2 से 3 साल का व्यू तो होना चाहिए. काफी लोग टैक्टिकल एलोकेशन को, आई थिंक रिपोर्ट्स भी आती है 90 डेज. हाँ, वो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स होती हैं. दोज आर वो ट्रेडर्स के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, इंट्राडे, वो खैर मेरा फोटे नहीं है, मुझे नहीं पता चार्ट्स देख के कैसे, क्योंकि अगर कोई सेक्टर भी स्ट्रगल कर रहा है तो टिपिकली 4 से 5 क्वार्टर लग जाते हैं, विच इज समथिंग लाइक 12 से 15-18 महीने तो लग जाते हैं बिफोर आप उनका रिजल्ट्स इंप्रूव होना शुरू हो, वो देखो. और खरीदने के बाद हो सकता है और नीचे जाए, बिकॉज हाई रिस्क सेक्टर में बहुत वॉलेटाइल रहता है इनिशियली. तो टैक्टिकल एलोकेशन में पहले ही आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए, 15 से 20%, उससे ज्यादा नहीं. रजत, अगर किसी को पोर्टफोलियो बनाना हो, एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है और एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है, दोनों का पोर्टफोलियो बनाना है, आप ऐसे 5 म्यूचुअल फंड्स बताइए जो 5 साल के लिए वो होल्ड करें. देखो, अगर 5 साल का व्यू है तो मेरे हिसाब से कंजर्वेटिव और अग्रेसिव इन्वेस्टर में कोई ज्यादा फर्क होना नहीं चाहिए. मैं कभी नहीं समझ पाता कि अगर किसी का व्यू 5 साल 7 साल का है तो उसमें आप कंजर्वेटिव और अग्रेसिव में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं. एंड आई विल टेल यू व्हाई आई से दैट, क्योंकि अगर आप किसी भी अच्छे फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो जिनका एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी सर्टेन क्रिएट हो गया, वो 5 साल 7 साल 10 साल में उतना ही रहता है. तो आई थिंक जब आप कंजर्वेटिव बोलो तो उसका ये तो समझ में आता है कि उसको हो सकता है 5 साल 7 साल से पहले इस पैसे में से कुछ पैसा वापस लेना पड़े. लेकिन अगर दोनों ही इन्वेस्टर अपने आप को कंजर्वेटिव और अग्रेसिव ये कहने के बाद डिफाइन करें कि 5 साल हमें पैसा नहीं चाहिए, तो फिर उनकी डेफिनेशन ही गलत है. कंजर्वेटिव वुड बी समवन जिसकी पैसे की नीड इज नॉट प्री डिटर्मिन्ड, प्री सर्टेन नहीं है. अग्रेसिव कुड बी समवन जिसको 10 साल के लिए पैसा चाहिए ही नहीं. दैट आई वुड से इज अग्रेसिव. उसमें फिर आप थोड़ा अलग एलोकेशन रख सकते हैं. बट जहां आपने बोला 5 साल 6 साल पैसा नहीं चाहिए, तो उसका मतलब है दे आर बोथ इक्वली अग्रेसिव. एंड अभी हम कोर पोर्टफोलियो की बात कर रहे थे, कोई 5-7 साल के लिए किसी गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो उनके लिए फंड्स बिल्कुल सिमिलर होंगे. मेरा पर्सनली ये मानना है, क्योंकि इस शो पे हम स्टॉक्स की तो बात नहीं कर, वैसे मैं कर सकता हूँ कौन कौन से स्टॉक्स मैं अभी खरीद रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, बट मेरा ये मानना है अगर आप म्यूचुअल फंड्स में देख रहे हो तो आई अवॉइड जो टॉप क्वार्टाइल होता है, पहले 3-4 टॉप परफॉर्मिंग फंड्स एंड द बॉटम क्वार्टाइल. आई प्रेफर फंड्स जो बीच में हो. टॉप 10 फंड्स में से टॉप 3, 4, 5, 6 वाला. इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है. आई हैव ऑलवेज सीन ये शफल करते हैं, चेंज होते हैं टाइम टू टाइम. सो लार्ज कैप स्पेस में आई थिंक इन्वेस्को लार्ज कैप फंड इज अ फंड दैट आई रियली लाइक. मेरे को उसकी एलोकेशन अभी बहुत पसंद है. सिमिलरली आई थिंक इट्स अमंग्स द टॉप 5, टॉप 7. आई थिंक उसमें टॉप फंड उस कैटेगरी में ICICI ब्लू चिप, बहुत अच्छा फंड है वो भी, आप वो ले सकते हैं. तो आई थिंक वन ऑफ दीज टू. देन मिड कैप स्पेस में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बहुत अच्छा फंड है, टॉप परफॉर्मिंग फंड. सिमिलरली इन्वेस्को मिड कैप इज ऑल्सो अ वेरी गुड फंड. सो स्मॉल कैप स्पेस में आप वो ले सकते हैं. मिड कैप में ही एक और, तो अगर आपको 5 ही फंड्स बताने हो तो इन्वेस्को लार्ज कैप वुड बी वन, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप वुड बी द अदर. बंधन का स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा है. और स्मॉल कैप में मैंने कई बार कहा है, चूज अ फंड जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, सो दैट फंड मैनेजर के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो कोई भी स्टॉक खरीद सकता है. क्योंकि जो छोटे स्टॉक होते हैं उनका मार्केट कैप 3-4 हजार करोड़ 5,000 करोड़ वाला जो होता है, कीप इन माइंड दैट हाउ सेबी डिफाइंस, जैसे सेबी डिफाइन करता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को, जो आई थिंक टॉप 100 स्टॉक्स हैं उनको बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन इन इंडिया उनको लार्ज कैप में गिना जाता है. तो 100 से अबाउट 250 तक वाले मिड कैप में आते हैं, और 250th मार्केट कैप से ऊपर के सारे स्मॉल कैप में आते हैं. तो फंड हाउसेस को, म्यूचुअल फंड्स को इसी डेफिनेशन के अंदर रह के अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है. आई वुड प्रेफर अ स्मॉल एंड मिड कैप फंड जो कि इनका AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कम हो, चाहे उनका एक्सपेंस ज्यादा हो. मैं वैसे एक्सपेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता, बिकॉज पर्सनली आई बिलीव लॉन्ग टर्म में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. आजकल बहुत ज्यादा बात होती है इंटरनेट पे भी, और वो
डायरेक्ट प्लान्स पे और रेगुलर प्लान्स पे, आई डोंट थिंक, आई थिंक इनफैक्ट चूज अ फंड जिसका एक्सपेंस ज्यादा हो, यू विल मेक मोर मनी बिकॉज उसका साइज छोटा होगा और फंड मैनेजर के पास बहुत लिबर्टी होगी छोटे से छोटा स्टॉक पिक करने की, स्पेशली इन स्मॉल एंड मिड कैप। लार्ज कैप में आप कोई मर्जी लो, सबसे कम एक्सपेंस वाला फंड ले लो वो भी ठीक है, ETF भी ले लो वो भी ठीक है, बट हाँ, इन्वेस्को लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप। चौथा एक फंड लेना हो तो आई थिंक कोटक कॉन्ट्रा फंड, वैल्यू ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है, मेरे को कोटक का कॉन्ट्रा फंड बहुत अच्छा लगता है। और एक कोई सा भी आप मल्टी कैप ले लो जिसमें 33% लार्ज, 33 स्मॉल, 33 मिड, वैसे होता है। आई प्रेफर दैट एज अ कैटेगरी ओवर फ्लेक्सी कैप बिकॉज फंड मैनेजर को जितना कम मौका दो उतना अच्छा है, मतलब कीप हिम रिस्ट्रिक्टेड टू हिज स्पेस। और वैसे भी अगर आप 5 अलग अलग फंड्स का पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपको जैसे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या फ्लेक्सी कैप को लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपने पहले ही इतना जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का पर्पस है करने का वो आपने 5 फंड लेके वैसे ही कर लिया, तो उसके बाद फ्लेक्सी बैलेंस ये लेने का क्या मतलब। सो आई थिंक ये 4-5 फंड्स हैं, इनको आप लो, इन्हीं में SIP करो, लंबे टाइम तक करते रहो, और ये सारे टॉप क्वार्टाइल में है, टॉप 5-7 फंड्स में आते हैं, वेरी गुड फंड्स। द डिफिकल्ट पार्ट इज टू स्टार्ट एंड स्टे द कोर्स, उसको करके 10 साल 15 साल करते रहना वो ज्यादा मुश्किल है। रजत, हाल फिलहाल में हम ये सुनते आ रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में फ्रॉथ है, थोड़ी हल्की तो हुई थी, 25% का करेक्शन हमने देखा था, लेकिन एक अच्छा बाउंस बैक भी देखा है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप से दूर रहिए। अर्निंग सीजन भी ऑन है, नतीजे इनलाइन आ रहे हैं, किसी ने सरप्राइज नहीं किया, बट व्हाट वुड यू एडवाइज? स्टिक टू लार्ज कैप्स फॉर नाउ कि मिक्स अगर आपको करना है, यू हैव टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो, सो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स हैव टू बी पार्ट ऑफ इट? See, the moment I say that you should stick to large caps and shun mid caps and small caps, I'll be disingenuous because I just said stay the course. आप वो करते रहो जो आप कर रहे हो, तो टू द एक्सटेंट आपका SIPs चल रही हैं, जिस फंड में चल रही हैं वो आप चलते रहने दो, उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर अगेन आप टैक्टिकल एलोकेशन ले रहे हैं तो लार्ज कैप IT, लार्ज कैप कंजम्पशन जो नहीं चल रहे सेक्टर्स, इनकी तरफ आप जाओ। use a financial advisor, any good financial advisor will tell you what you should do. SIPs you can let them run. If you want to change anything at all, तो मुझे ये जरूर लगता है कि हाँ, अब तो नहीं बट अब से कुछ टाइम पहले, और ये मैं हाइंडसाइट में बेनिफिट लेके जो है उसका नहीं कह रहा, मैं काफी टाइम से कह रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि स्मॉल कैप और मिड कैप काफी ओवर प्राइस्ड है, अभी भी है। एंड उसका रीजन ये है कि जब मार्केट में तेजी आती है, नई पार्टिसिपेशन आती है, नए डीमैट्स अकाउंट खुलने शुरू होते हैं, नए लोग आते हैं, तो सबसे ज्यादा SIPs स्टार्ट होती हैं मिड कैप्स में, स्मॉल कैप में, क्योंकि लोगों को स्टोरी अट्रैक्ट करती है जहां 1 का 5, 1 का 10 हो सकता हो। तो रिटेल हमेशा उसी में, रिटेल हमेशा उसी में बनता भी वैसे ही है और फिर खराब भी वैसे ही होता है लॉन्गर टर्म में। उसका अगर आप इफ यू गो बाय डेटा, अगर आप डेटा देखो, पहले तो अगर आप डेटा देखो तो आई प्रेफर मिड कैप्स ओवर स्मॉल कैप्स इन द फर्स्ट प्लेस। 80% ऑफ टाइम्स में मिड कैप्स के जो फंड्स हैं वो स्मॉल कैप फंड्स को आउट परफॉर्म कर रहे होते हैं। और अभी भी आप कोई सा भी फैक्ट शीट उठा के देख लो, टॉप 10 मिड कैप स्टॉक्स, टॉप 10 स्मॉल कैप स्टॉक्स की 5 साल की रिटर्न्स देख लो, इक्वल है। मिड कैप्स का 28 से 30%, 27% 5 ईयर बेसिस पे CAGR जो बन रहा है वो उतना है, स्मॉल कैप्स का भी उतना ही है, 28-29। सो इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आज से 4 साल बाद देखो स्मॉल कैप्स में कम होगा, मिड कैप्स ज्यादा रिटर्न देते हैं। 80% टाइप मिड कैप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आई हैव अ स्लाइट बायस टुवर्ड्स मिड कैप। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, लार्ज कैप्स या मिड कैप, स्मॉल कैप में से कौन सा चूज करना चाहिए? आई थिंक एज आई सेड, आपका जो कोर पोर्टफोलियो है उसको आपको वैसे ही चलते रहने देना चाहिए। यू शुड लेट योर पोर्टफोलियो रन। अगर आप नया पैसा टैक्टिकली कुछ एलोकेट कर रहे हो तो राइट नाउ योर प्रेफरेंस शुड बी लार्ज कैप्स, बिकॉज मिड कैप स्मॉल कैप अभी काफी ओवर वैल्यूड है अभी भी। बट कीप इन माइंड, ये ओवर अ लॉन्गर टर्म अगर 20-22-23% देते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप, और लार्ज कैप 14-15% देता है, तो ओवर अ लॉन्गर टर्म वही बनेगा। देन इट वुड रेज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो पूरे का पूरा मिड कैप और स्मॉल कैप में क्यों नहीं डालना चाहिए? उसका रीजन ये है कि आपको जब भी बेचना है 5 साल बाद, 7 साल बाद, उस टाइम उस साइकिल में मिड कैप ज्यादा परफॉर्म कर रहे होंगे या स्मॉल कैप या लार्ज कैप, ये आज कहना मुश्किल है। तो हो सकता है उस आज से 5वें साल में, उस पर्टिकुलर ईयर में, जैसे अभी आपने देखा लार्ज कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उस ईयर में लार्ज कैप्स हो सकता है ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बेटर बी बैलेंस्ड कि आपका ओवरऑल रिटर्न 17-18% के करीब आ जाए, या
डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू आर 14 से 15% आ जाए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कब वो बेचना पड़े. Always you will see having a balanced approach, large, mid and small में, जैसा मैंने कहा मेरा mid cap में थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है, but having large, mid, small में equal balance, or maybe a little more in mid and large, a little less in small, longer term में better strategy है. Core classical portfolio बनाओ, you'll outperform 90% of the market. रजत, you said कि मैं स्टॉक से भी बात कर सकता हूँ, और अगर मैं आपको सवाल नहीं पूछूंगी तो मेरे व्यूअर्स बोलेंगे कि ऐसा क्यों नहीं पूछा कि वो कौन से शेयर खरीद रहे हैं. तो आप कौन से शेयर खरीद रहे हैं और कितने कैश में है अभी? See, अभी जैसा मैंने बताया, जो मेरा टैक्टिकल एलोकेशन है सिर्फ वही चेंज होता है, और उसमें जो स्टॉक्स हम अभी खरीद रहे हैं उनमें से आधों की तो मैंने बात कर ही ली. टाटा मोटर्स इज वन स्टॉक व्हिच वी एडेड, काफी खरीदा है. टाटा टेक्नोलॉजीज इज अनदर स्टॉक, इट्स नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल, which is why we're buying it. So no, actually जब ये कंपनी का आईपीओ आया था तब इसकी प्राइस मुझे याद है 500 रुपए का आईपीओ था, 1200 तक चला गया था, और आई थिंक प्राइस अर्निंग मल्टीपल उस टाइम इसका कोई 67 68 तक चला गया था. और तब भी L&T टेक और जो इनके बाकी कंपेटिटर्स हैं उनसे सस्ता था. Although that time I said, और वो आर्टिकल है उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा जो मैंने उस टाइम लिखा था, that don't buy this stock right now but it's a great stock. You should buy it, but इसको खरीदो जब ये अच्छे वैल्यूएशन पे आ जाओ. और अब 660 650 ये बहुत अच्छा प्राइस है इस स्टॉक को खरीदने का, बिकॉज जो बातें उस टाइम इन्होंने आईपीओ डॉक्यूमेंट में लिखी थी और उस टाइम जो रिसर्च रिपोर्ट्स में आई थी, दैट यू नो दिस इज द फ्यूचर. ये कंपनी गाड़ियों के ऑटोमेशन में है, अब सब कुछ ईवीज इलेक्ट्रिक कार्स में आ रहा है, जितना अंदर डैशबोर्ड कंप्यूटराइज्ड है. दे प्रोवाइड engineering and research उसके लिए. Their biggest clients are Jaguar Land Rover, Boeing and is one of their clients. A lot of these home automation thing जो कि नया थीम है. I think IT के लिए सबसे बड़ा नया सेक्टर जो खुलने वाला है वो होम ऑटोमेशन है. रियल एस्टेट विल एक्चुअली बी अ बिग क्लाइंट, क्योंकि अब घर का एसी से लेके बत्ती से लेके लाइट से लेके कुछ टाइम में सब कुछ will be home. So their, you know, Tata Technologies is very futuristic that way. So home automation, digital solutions, the computer inside the cars, इनकी रिसर्च और इनकी इंजीनियरिंग में ये कंपनी है. तो अभी इस प्राइस पे जहाँ पे ये है, इसको आपको बिल्कुल ऐड करना चाहिए. अपनी पीक प्राइस से आपको 40-50% नीचे मिल रहा है. सो दिस इज एक स्टॉक ये है जो हमने अभी ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में. देन द ऑब्वियस वंस आर, जैसा मैंने बोला, टैक्टिकल एलोकेशन में स्टॉक्स जो बिल्कुल नहीं चल रहे, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स की बात ही करने वाली थी, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन दैट्स कमिंग इन, बिरला, ओपर्स एंड ऑल ऑफ दिस. और ये कंपटीशन से इसकी प्राइस में काफी करेक्शन आया है, बट दे हैव अ परफेक्ट मोट. अभी भी 50% से ऊपर मार्केट शेयर है पेंट इंडस्ट्री में. 50% एशियन पेंट्स का ही मार्केट शेयर है. किसी भी दिन दे कैन फेंड ऑफ देयर कंपटीशन बाय इंक्रीजिंग द मार्जिन एंड द कमीशन दैट दे पे, जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये देते हैं, उसको बढ़ा के अपने कंपटीशन को और 2-3 साल में फेंड ऑफ करेंगे. ये स्टोरी हम पहले कई बार देख चुके. सो एशियन पेंट्स इज वन स्टॉक. जहां तक कंजम्पशन में जो छोटे एफएमसीजी वगैरह कंपनीज का केस है, हमने काफी इस पे डीप रिसर्च किया. अर्बन स्लोडाउन जो इन कंपनीज के लिए सब बात हो रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्विक कॉमर्स है. बिकॉज आज से 7-8 साल पहले तक अगर आप देखो तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के या नेस्कैफे के, ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स इसलिए बिकते थे क्योंकि इनको स्टोर्स के अंदर रैक स्पेस मिल जाता था. इनफैक्ट जब आप अंदर जाते हैं किसी भी मॉडर्न स्टोर के अंदर, वो अगर आई लेवल के रैक पे आपका सामान स्टोर किया है तो उसकी यू टेंड टू बाय, उसके लिए वो प्राइस ज्यादा लगती थी. कोई नया ब्रांड अपना लेके गया, वो दुकान उसका स्टोर नहीं करती थी. आजकल सब कुछ ब्लिंकिट पे आप कॉफी सर्च करो, सारे कॉफी ब्रांड खुल जाएंगे. एवरीबडी वांट्स टू ट्राई, एक्सपेरिमेंट, बाय समथिंग न्यू. ये नया कॉफी का ब्रांड है, इसको ट्राई करके देखते हैं. अगर आप कोई शैम्पू या सोप या टी, कुछ भी, ग्रीन टी या एनीथिंग यू सर्च, पीपल हु बाय फ्रॉम ब्लिंकिट और बिग बास्केट और एनी ऑफ दीज ऑनलाइन एप्स, उनके पास इतनी चॉइस है. इससे स्लो डाउन बहुत ज्यादा लिस्टेड और एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स में हो रहा है. इसके लिए इन कंपनियों को काफी पैसा खर्चना पड़ेगा. सो इट्स अ टफ सिचुएशन, बट आई थिंक ओवर टाइम they'll get over it, because people will get bored of trying new things. So what are you buying in FMCG space?
No, as I said, ITC is one of my Okay. biggest holdings. Hmm. और ITC अभी भी मेरी biggest holding है और इस प्राइस पे 425 के आसपास मैं और खरीदने को भी recommend कर रहा हूँ. Okay. Hindustan Unilever and Asian Paints are two stocks which we've added to our portfolio. So these three stocks we've added, but FMCG में नेस्ले, ब्रिटानिया, ये जितने भी स्टॉक्स हैं सारे ही बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे हैं. इफ यू वांट टू डाइवर्सिफाई बाय होल्डिंग अ फंड, वो भी बहुत अच्छा है. कंजम्पशन एंड विद इन कंजम्पशन द सब सेक्टर ऑफ एफएमसीजी मुझे इस टाइम बहुत अच्छी वैल्यूएशन लगती है. व्हाई नॉट ब्लिंकिट और स्विगी? Sorry, not Blinkit. Zomato. Eternal. Yeah. See, again, because I feel one, they will have to sell a lot, and for them to turn profitable, they'll have to do a lot more. अभी तो ये बहुत ज़्यादा cash burning वाला business है. I will say, मेरे portfolio में है नहीं. I will say that I'm tempted to buy it. Okay. Because मुझे ऐसा लगता है that over time, this business is now here to stay. ये खत्म नहीं होने वाला. Whether it will turn profitable now or in the next cycle of market, एक बारी market गिरी उसके बाद next cycle में profitable होगा, इसको time लगेगा, ये बहुत जल्दी नहीं होगा. They will remain a cash burning business for as long as you can see, at least right now. Okay. But yes, it's an interesting stock. But I think overplayed, over-owned, ओवर एम्फेसाइज्ड थीम हो गई है इटर्नल, और फॉर दैट मैटर जितने भी इनोवेशन कंपनी है. वी वर टॉकिंग अबाउट फंड्स, जब मैंने कहा क्लासिकल एलोकेशन की बात करें, इफ आई मे डाइग्रेस, और क्यों इनका वैल्यूएशन इतना खराब हुआ इन कंपनीज का. फंड्स व्हेन दे रन आउट ऑफ आइडियाज और मार्केट बहुत बुलिश होता है, तो एक बारी 10,000 करोड़ के ऊपर का फंड हो गया, अब उनको नया फंड लाना है जिसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो, सो दे कम अप विद अ न्यू थीम. अ लॉट ऑफ फंड्स लास्ट ईयर केम अप विद इनोवेशन फंड्स, एंड उसमें AI related funds, AI related, innovation related, innovation के अंदर वही PB fintech, Paytm, Eternal, Nykaa, a lot of these. Now nothing stops you from buying these stocks in a regular fund. तो उसमें इतना हाई रिस्क इनोवेशन थीम लाने की क्या जरूरत थी? आप नॉर्मल फंड में भी ये स्टॉक्स खरीद सकते हो. So thematic funds लेने नहीं चाहिए? Our tactical allocation, but I tend to stay away from thematic. भी मतलब कितना thematic? ये तो बहुत इसका, आई मीन इनोवेशन particularly if you talk about it, मुझे कोई थीम नहीं लगता. एनर्जी, ओके, इट्स अ थीम. IT, it's a theme, so it's a thematic fund. Pharmaceutical, it's thematic. But innovation के नाम पे कोई भी नई कंपनियां, स्टार्टअप्स को आप ले रहे हो, I mean if it was called a startup fund, तो फिर भी I can, हाँ, so मुझे लगता है इनमें से कोई 2-3 कंपनियां चलेंगी. वो कौन सी होंगी ये कहना मुश्किल है, because let's see how the landscape develops. If you want to take some allocation to it, you can, but I don't have it in my portfolio right now. रजत, इंटरेस्ट रेट्स का गिरना शुरू हो चुका है. RBI ने 2 बार तो हमारे इंटरेस्ट रेट में कटौती की है 50 बेसिस पॉइंट्स की. ये माना जा रहा है कि US में फेड मीटिंग में भी अनाउंसमेंट्स आ सकती है as far as the interest rates are concerned, and overall the environment is like that कि आपके इंटरेस्ट रेट कटना अब शुरू हो चुके हो. ऐसे में फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में हमें कितना ध्यान देना चाहिए? No, that depends on how much fixed income do you need. If there is someone जिसको monthly या quarterly basis पे interest payouts चाहिए to run his household or whatever, then his approach to fixed income should be very different from the approach of someone जो again होल्ड करना चाहता है पैसा इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी, उसको कुछ बेचना पड़े एंड दैट टाइम ही डज नॉट वांट टू सेल स्टॉक्स. फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल आई थिंक ये जो इंडिविजुअल बॉन्ड्स हैं या डेट फंड्स हैं या आर्बिट्राज फंड्स हैं फॉर दैट मैटर, दैट्स अ गुड अप्रोच. आर्बिट्राज फंड्स पर्टिकुलरली बिकॉज उसमें 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाता है और आई थिंक अराउंड 7.5% के करीब अभी रिटर्न बनता है, तो it's a taxed advantage this thing. Okay. But one of the approaches that I have been recommending and telling clients to do is to buy dividend stocks, like stocks which pay very good dividends, high dividend yield stocks. मैंने एक चीज नोट की है, काफी सारे क्लाइंट्स और काफी सारे लोग आई थिंक या तो मिसगाइडेड हैं या उनको बात बिल्कुल ठीक है जो करते हैं कि नहीं डिविडेंड बहुत हेवीली टैक्स्ड होते हैं तो इसलिए हम डिविडेंड स्टॉक्स नहीं खरीदेंगे. पहले कंपनी 25% टैक्स देती है, उसके बाद हमारे हाथ में पूरे स्लैब रेट पे टैक्स लगता है. उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? I mean dividends are being taxed at 48% at a peak rate, I understand, but so meaning
इफ यू बाय यूटिलिटी कंपनीज जिसमें सरकारी ओनरशिप बहुत ज्यादा है, लाइक कोल इंडिया 66% ओनरशिप इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर पेइंग डिविडेंड बिकॉज गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, टैक्स एक इधर से टैक्स दिया 25% कॉर्पोरेट टैक्स दिया, वो टैक्स भी सरकार को ही आ रहा है। Correct. उसके बाद जो बच गया वो डिविडेंड दे दिया, वो कोल इंडिया को शेयर होल्डर्स को चला गया, उसमें से रिटेल को कुछ मिल गया। ऑल यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट इज कि आपका स्लैब रेट क्या है। अगर आपको जनरली फिक्स्ड इनकम का पे आउट उन्हीं को चाहिए होता है जिनका स्लैब रेट में वो मैनेज कर लेते हैं, तो उस केस में आप यूटिलिटी स्टॉक्स में अगर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स खरीदोगे, पर्सनली आई फील दैट्स द बेस्ट अप्रोच। मेक श्योर यू बाय स्टॉक्स जिनका डिविडेंड सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल हो मतलब ऐसे स्टॉक्स नहीं जिनका अभी वेदांता टाइप के एक बार अभी तो आ रहा है डिविडेंड नहीं, वैसे वेदांता का काफी टाइम से आ रहा है, लेकिन उसका कैपिटल इरोजन बहुत तेज होता है, तो आपको डिविडेंड मिल रहा है और कैपिटल इरोड हो रहा है, वैसे स्टॉक्स नहीं खरीदने चाहिए। बट जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड यूटिलिटी कंपनीज के स्टॉक्स हैं, अगर मैं 3-4 नाम लूं, इसमें मैंने अभी कहीं एक्सप्लेन भी किया था, डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर आप चेक करो, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज जो टोटल नेट प्रॉफिट है कंपनी का, उसमें से कितना % कंपनी डिविडेंड दे देती है और कितना अपना रिटेन्ड अर्निंग्स में डालती है। तो अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट 100 रुपए हुआ, 40 रुपया डिविडेंड दे दिया, 60 रुपीज रिजर्व्स में डाल दिया, और वो 40 रुपया 40% डीपीआर डिविडेंड पे आउट रेशियो के बाद भी अगर उस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 8-9% है, तो बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि डिविडेंड सस्टेनेबल है, देती रहेगी और रिटेन्ड अर्निंग्स में भी डाल रही है। ऐसी काफी कंपनीज हैं, कोल इंडिया इज वन, most of the PSUs, Power Trading Corporation, for that matter oil marketing companies जितनी भी हैं, IOC का भी, I think between oil marketing companies HPCL, BPCL and IOC के नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, डिविडेंड यील्ड भी सबसे ज्यादा है, 9% के करीब डिविडेंड यील्ड है। सो दिस इज समथिंग यू कैन बाय, और इसकी प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती, अगर 120-130 के आसपास आए तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, आपको अच्छा डिविडेंड आते रहेगा। ये सोचना कि इस कंपनी का डिविडेंड बहुत हाईली टैक्स है कि पहले कंपनी टैक्स दे रही है फिर हम टैक्स दे रहे हैं, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर आपका डिविडेंड सिक्योर है, सस्टेनेबल है, अच्छा है, आ रहा है, तो एंड देन देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज जो अभी बहुत अच्छी प्राइस पॉइंट पे है, इसलिए उनका डिविडेंड बहुत अच्छा है। 3-3, 4-4% वाले डिविडेंड वाले बहुत कंपनीज हैं। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, मेरे को आगे शिपिंग का फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है, तो आई रियली थिंक वो एक स्टॉक है जो आप ऐड कर सकते हैं। अभी जो हम लार्ज कैप्स की बात कर रहे थे, ITC या इन्फोसिस, बहुत ज्यादा नहीं, 3-3, 4-4, 3.5% करीब इन्हीं का डिविडेंड आ जाता है। सो मेरे हिसाब से फॉर समबडी हु नीड्स अ रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम, ही शुड कंसीडर डिविडेंड स्टॉक्स, इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। रजत, एक सवाल मैं यहाँ पूछूंगी, क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब्स में जो बदलाव हमारे बजट में हुए थे, उसका एप्लीकेबिलिटी फॉर FY26 अब शुरू हो चुका है। अप्रैल का महीना खत्म होने वाला है, मई का महीना आ रहा है। जिसकी इनकम टैक्स ब्रैकेट में नहीं आती है, अगर उसे कोई मतलब 12,75,000 तक तो कोई टैक्स नहीं है, उसे कोई म्यूचुअल फंड खरीदना हो या उसका कोई पोर्टफोलियो आपको डिज़ाइन करना हो, एंड उसके सेविंग के हिसाब से थोड़ा बहुत तो सेव कर ही लेंगे बिकॉज जब टैक्स नहीं देंगे, तो व्हाट शुड बी द पोर्टफोलियो लाइक फॉर द पीपल हु हैव got an opportunity of investing rather than giving taxes now? No, it should not be very different from any other portfolio. Okay. I mean, it cannot be very different from someone जिसके पास अमाउंट छोटा हो सकता है। अमाउंट छोटा हो सकता है। अभी जो हम डिविडेंड इन्वेस्टिंग की बात कर रहे थे, उनके लिए तो परफेक्ट है, बिकॉज उनको तो जो डिविडेंड आ रहा है उस पर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो आई थिंक दे शुड चूज स्टॉक्स व्हिच आर हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स। दैट्स एक वो अप्रोच है जो कि ये फॉलो कर सकते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ कोर पोर्टफोलियो एलोकेशन, they can invest in addition to dividend stocks. I think they can invest in high interest bearing FDs of small finance bank, क्योंकि 5 लाख तक सिक्योर है। और कुछ जैसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसकी कोई 8.5%, 9% के करीब FD का रेट अभी भी है, डिस्पाइट द इंटरेस्ट रेट कट्स। तो वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई 30% टैक्स नहीं लगने वाला उस हाई इंटरेस्ट का। तो उनके पास स्फीयर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है इन्वेस्ट करने की और टैक्स बचाने की, तो वो ये कर सकते हैं। बट उनके लिए भी डिविडेंड स्टॉक्स जो अप्रिसिएशन भी देते हैं और डिविडेंड भी अच्छा आता है, इज अ वेरी गुड ऑप्शन। और कोर पोर्टफोलियो में क्योंकि आप 1 साल से ऊपर रख रहे हैं, तो चाहे आपका इनकम 12-12.5 लाख के नीचे है या 1 करोड़ के ऊपर है, उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% फ्लैट लगेगा, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा एलोकेशन के हिसाब से।
ETFs में आजकल बड़ा इंटरेस्ट जगा हुआ है और देखें तो 500% सर्ज जो है वो ETFs फंड्स में हमको देखने को मिला है एज पर द लेटेस्ट डेटा. सो ETFs में पैसा लगाना सही है? 500% ये डेटा कहाँ, दिस इज दिस मंथ, मुझे नहीं, आई डोंट नो, इज इट दिस मंथ? यस. ओके, सो आई थिंक इसका एक रीजन ये भी हो सकता है ETFs में ज्यादा इन्वेस्टमेंट. Equity oriented ETF inflows jumped 500% in March 2025. इज इट? Yeah. आई थिंक इसका एक रीजन ये हो सकता है कि सी ETFs में बहुत फ्लो तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का आता है, एंड इसका एक रीजन ये हो सकता है कि अगर आप, जहां तक मेरे को अंदाजा है, जहां तक मेरा आइडिया है, सितंबर से लेके अभी तक आई थिंक FIIs हैव बीन नेट सेलर्स मंथ ऑन मंथ. Correct. मार्च वाज द ओनली मंथ दे टर्न पॉजिटिव. Correct. सो सितंबर में बिकवाली की उन्होंने नेट हम्म, बेसिस पे. हम्म. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आई थिंक, यहाँ अक्टूबर में, पर पिछले 5 महीने से दे बीन नेट They've सेलर्स. been selling, yeah. अक्टूबर, March नवंबर, में they दिसंबर, started. जनवरी, Yeah. April में they have been. March, I think, last month they were last net buyers. year, yes. So if they've turned net buyers, then जो percentage basis पे 500% jump is very natural. Because अगर कोई base इतना नेगेटिव में हो और वहां से उन्होंने वो नेट बायर्स हो गए तो 500% जंप. तो आप एग्जैक्ट वॉल्यूम नंबर्स में बात करोगे तो शायद ये इतना नहीं दिखेगा, बट परसेंटेज बेसिस पे यस, आई मीन इफ FIIs have turned net buyers. ETF और म्यूचुअल फंड्स दोनों में से एक चूज See, करना. I believe in a lot of diversification. So to any optional question, this or that, I'm like, why not both? Nobody is But stopping money you. is a constraint, no? No, so अगर 1 लाख रुपए 50 उसमें डालो, 50 कौन रोकता है? आप 1 साल, 2 साल, 3 साल करके देखो what works better for you. मैं ये नहीं मानता that काफी लोग बोलते हैं, और इस पे भी मैं डेटा शेयर कर सकता हूँ because I am talking purely from data. मैं ये नहीं मानता जैसे बहुत लोग बोलते हैं that 80% of the fund managers underperform their benchmark index. ये तो आजकल बहुत खबरें आ रही हैं. See, it's true, but then you have to realize that 20% outperform the benchmark index and by a mile. So invest you have to in be right in invest in those choosing, 20% because it's very easy to do that. तो यही तो नहीं पता ना लोगों को कि वो Wha- 20% में कौन से फंड्स When you say 100%, जो पूरा यूनिवर्स है उसमें कोई 200 फंड होंगे, पर जो टॉप 10 टॉप 15 होंगे उन्हीं फंड्स पे ध्यान दें. वो वही रहते हैं. नंबर 8 वाला नंबर 4 वाला हो जाता है, नंबर 3 वाला नंबर 2 वाला हो जाता है. सो आई मीन इफ यू, आप खुद सर्च करके देख लीजिए, अगर आप एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स देखें लार्ज कैप स्पेस में, जो टॉप 10 है वो वही फंड हाउसेस जो प्रोमिनेंट फंड हाउसेस के हैं उनके हैं. निफ्टी टोटल रिटर्न इंडेक्स व्हिच इज इंक्लूडिंग डिविडेंड्स, पिछले 5 साल का CAGR इज अराउंड 13.5%. और अगर आप टॉप 10 लार्ज कैप्स देखें तो पिछले 5 साल का CAGR सभी का 20% के आसपास है, 20 के ऊपर है. और ये ऐसा नहीं है कि अभी है और लिस्ट बहुत लंबी है तो बाकी 100 में जो टॉप 10 के बाद 10th से लेके 90th तक है उनका निफ्टी TRI से कम है, इसलिए मेजॉरिटी है अंडर परफॉर्म. वो तो है, बट टॉप 10 वही रहते हैं. सो आई थिंक ये काफी हद तक थोड़ा ओवर एग्जैजरेटेड बात है. दैट्स व्हाई आई से इफ यू हैव दैट डाउट, आप दोनों में करो. कौन, हु इज स्टॉपिंग यू? अच्छा ये बताइए, गोल्ड वर्सेस एक्विटीज वर्सेस सिल्वर, क्या खरीदेंगे आप? आजकल जैसा सिचुएशन चल रहा है, आई फील लाइक a lot of people were right when they were buying gold, because I think gold एक बहुत ही ज़्यादा हाइपर बुल मार्केट में है. इतना किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था. I think my mom is beating me in terms of her overall return, and I've tried everything in equities over the past 3, 5, 7 years. But I think इसका reason ये personally मुझे लगता है कुछ टाइम तक, मैं अभी आपसे बात भी कर रहा था वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के, उनका क्या मानना है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे. मेरा थोड़ा व्यू डिफर करता है. आई थिंक शॉर्ट टर्म में हो सकता है गोल्ड अभी एक हाइपर बुल मार्केट में जाए, बिकॉज ये जो मैक्सिमम डिमांड आ रही है ग्लोबली, चाइना की वजह से तो आ ही रही है, बट सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड have been buying a lot of gold. China ने I believe 5 ton golds खरीदा Jan में, 5 tons Feb में, 2.5 tons, almost 3 tons in March, which is huge quantities. India is buying gold, central banks are buying gold because de-dollarization, economic problems जो हो रही हैं उसकी to safeguard have a certain store of value other than dollar.
सो वो अपना डॉलर रिजर्व्स कम करके गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं. ये आई थिंक कुछ टाइम और चल सकता है जब तक ये ट्रेड वॉर वाला पूरा सेटल ना हो. बट आई थिंक एक पीक बन गया है. तो अगर आने वाले टाइम के लिए आप मेरे को देखो, मैं ये भी नहीं मानता दैट सिल्वर हैज टू प्ले कैच अप. एक ये बहुत थीम है आजकल के गोल्ड बहुत अच्छा किए तो सिल्वर हैज टू बी अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ गोल्ड, तो सिल्वर विल कैच अप विद गोल्ड. इसका कोई लॉजिक नहीं है. और ये लॉजिक देना कि इंडस्ट्रियली सिल्वर का यूज भी है इसलिए सिल्वर चलेगा, वो बहुत ही वाहियात सा लॉजिक है. उस सिल्वर इज नॉट बीइंग परचेज्ड एज store of value either by central banks or by countries. And how abundant is silver or gold is also fundamentally known to everyone. So personally I would have gold in my portfolio, जो कि है भी. अभी तो मेरे अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड की एलोकेशन बहुत ज्यादा हो गई है, जो कि 8-9% थी, but that's because of the way gold has run up. And I'll be honest with you, why should I lie about this? I've not sold it for lack of opportunities elsewhere. Okay. अब सबसे बड़ी चीज होती है इन्वेस्टर को बेच के उस पैसे का करें क्या. अगर आप कुछ बेचते हो, और इसीलिए लोग काफी ऊंची प्राइसेस पे स्टॉक्स भी नहीं बेच पाते, तो बेच के मैं ज्यादा से ज्यादा उसको फिक्स्ड इनकम में रख सकता हूँ, या कोई बहुत ही अंडरवैल्यूड स्टॉक्स मिले तो उसमें रख सकता हूँ. सो आई थिंक गोल्ड का एलोकेशन है मेरे पोर्टफोलियो में, और वो काफी बिकॉज ऑफ अप्रिसिएशन इन गोल्ड प्राइस बढ़ भी गया है, बट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज की वजह से मैंने उसे शिफ्ट नहीं किया. यू शुड कीप एलोकेशन टू गोल्ड बिकॉज 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर बेसिस पे गोल्ड इक्विटी के आसपास ही रिटर्न देता है. और इतने अनसर्टेन टाइम में जब टैरिफ्स की बात हो रही है, डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है, आई थिंक मेरा मानना है गोल्ड भी एक हाइपर बुल मार्केट में रहेगा, यहाँ से काफी और ऊपर जा सकता है. सो होल्ड ऑन टू योर गोल्ड फॉर श्योर. सो आई हैव अ सेट ऑफ रैपिड फायर्स फॉर यू, रजत. रेडी? मिथ और ट्रू, यू हैव टू आंसर. अगर मिथ आपको लगता है तो मिथ है, सही है तो भी आप सही बताएंगे, ठीक है? अब दोनों भी हो सकता है. दोनों भी हो सकता है. SIP is only for risk averse people. Myth. You need a lot of money to start investing. Myth. Fixed deposits are always safe. Well, true, unless you get really unlucky and end up buying something. किसी बैंक का पैसा डूबा नहीं. Yes बैंक का भी पैसा तो सबको मिल ही गया था. Corporate deposits का डूबा. Corporate आई थिंक वो बहुत ही छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह, पर उनका भी पैसा तो मिल गया सबका. तभी वो 5 लाख का स्कीम आया था कि 5 लाख तक सेफ रहेगा. आई थिंक जो कॉर्पोरेट एफडीज, आई थिंक कोई एक आधा होगा जिसका खराब हुआ, बट आई थिंक ब्रॉडली इफ इट्स अ बैंक RBI बैक्ड एफडी देन सेफ. सो रजत, एक किताब जो आप सजेस्ट करोगे एक जो नया इन्वेस्टिंग करना चाहता हो, उसके लिए एक बुक जो आप सजेस्ट करोगे he should go through and read well? You should read lots of books. एक क्यों, but अगर if you want to start with something which I found had a basics of investing, big impact on me, I think Psychology of Money, Morgan Housel. I really liked जो you know, चाहे आप स्टार्ट कर रहे हो चाहे you're seasoned investor, that's a very very good book. अगर आपको थोड़ा टेक्निकल उसमें जाना है, सिक्योरिटी एनालिसिस एवरग्रीन या रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट, ये बहुत अच्छी किताब है. बट साइकोलॉजी ऑफ मनी वुड बी वन बुक दैट कम्स टू माइंड व्हिच यू वुडंट गेट बोर्ड ऑफ रीडिंग. एक रूल जो सबको फॉलो करना चाहिए, वन रूल बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू मे बी इक्विटीज, फिक्स्ड डिपॉजिट, इन्वेस्टिंग बेसिकली. लोग बहुत सारे रूल्स बताते हैं, बट मेरा एक ये मानना है दैट इन्वेस्टिंग के लिए आपको जो वन रूल दैट इट्स वेरी इजी टू मेक अ पोर्टफोलियो, डिवाइस अ पोर्टफोलियो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टिक टू इट और उसको करते रहना. सो आई थिंक वन रूल दैट यू शुड ऑल फॉलो इज always ask yourself, are you getting excited about this investment, or are you doing it as a sound investment which will continue for a long term? If you find yourself getting excited, आपको बहुत एक्साइटिंग लग रही है वो इन्वेस्टमेंट के पैसा इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, मत करो. इट्स नॉट अ गुड आइडिया. सो इन्वेस्टमेंट को जितना बोरिंग कर दोगे उतना पैसा बनेगा. मेक इट एक्सट्रीमली बोरिंग. इफ इन्वेस्टमेंट्स आर बोरिंग, सो ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ प्लान व्हिच इज हार्मलेस to start with, which is harmless, boring, classical and long term. You'll make a lot of money. If you feel it's very exciting, don't do it. रजत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए. इट्स ऑलवेज insightful discussion that we have with you, और हमारे व्यूअर्स को बहुत फायदा होगा ये सुनने से. Thank you Geetu. In fact, I'll say that whenever I do this, कई बार I
end up refining my own concepts. मैं खुद ही को बोल रहा होता हूँ ये चीजें. Good to do that. बिल्कुल. Thank you so much. Thank you.